नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश। चुनाव आयोग ने रामपुर की विधानसभा सीट और मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 5 दिसंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी तो 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सपा के वर्चस्व वाली ये 2 सीटें इस बार भाजपा अपने खेमे में कर पाएगी, क्योंकि सालों से इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का एक कब्जा रहा है और ये इनका अभेद्य किला बना रहा है। ऐसे में सपा के गढ़ को फतेह करना भाजपा के लिए चुनौती है, तो वहीं नाक का सवाल सपा के लिए भी है कि जो उनका गढ़ रहा है, जो उनका किला रहा है, वो बरकरार रहे। तो सवाल ये है कि ये जो जंग का ऐलान हुआ है, इसमें बाजी कौन मारेगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, रामपुर और मैनपुरी का घमासान। किस पार्टी की कैसी है तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। कहीं विरासत, कहीं वर्चस्व की जंग, मतदाता किसके संग। किसे मिलेगा जीत का संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल अब यही है कि जो चुनावी जंग है उसका ऐलान हो गया है, तारीख सामने आ गई हैं, लेकिन आखिर इसमें जीत किसे मिलेगी, क्योंकि चुनौतियां सभी के सामने हैं और इन चुनौतियों से पार पाना भी जरूरी है, क्योंकि अभी एक उपचुनाव जो हुआ है उसका रिजल्ट कराने वाला है। लेकिन आज भी घोषणा हो गई है मैनपुरी लोकसभा की। रामपुर विधानसभा उपचुनाव की 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन निगाहें सभी की इन्हीं सीटों पर हैं, क्योंकि ये दोनों ही सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही, कोई उनको हिला नहीं पाया है। और इन सब के बीच तमाम अपडेट्स भी लगातार आ रहे हैं। मैनपुरी में चुनाव क्यों हो रहा है, वो आपको पता है कि नेताजी का निधन हुआ। उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। रामपुर सदर पर उपचुनाव हो रहा है और 5 दिसंबर को चुनाव है, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं आजम की सदस्यता जाने पर यह चुनाव हो रहा है। रामपुर में मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि नेताजी का निधन हुआ और उसके बाद वो सीट खाली हो गई है, तो उपचुनाव की स्थिति वहां पर भी बन गई है। और इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिर जीत किसे मिलेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरुण पाठक जी हैं एमएलसी भाजपा, मनोज काका जी हैं प्रवक्ता सपा, और उबैदुर रहमान हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। उबैदुर रहमान, आपके पास आ रहे हैं, बताइए कि जब तारीख का ऐलान हो गया तो किस तरीके की सरगर्मी है, क्या चर्चाएं हैं, रामपुर से कौन आएगा मैदान में? अवधेश, रामपुर से समाजवादी पार्टी से कौन आएगा ये तो आजम खान तय करेंगे, लेकिन रामपुर और मैनपुरी दोनों समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। एक जो है अखिलेश यादव का गृह जनपद है और एक आजम खान का गृह जनपद है। तो समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि आजम खान जिस सीट से 10 बार विधायक रहे हैं, अब क्योंकि उपचुनाव हो रहा है तो जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में अपना कमल खिलाया था, इसी तरह वो शहर सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो यहाँ पर कमल खिलाए। जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ऐलान कर चुके हैं कि सभी सीटों पर कमल खिलाना है, तो ये रामपुर का जो रण है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इस बार आजम खान के पास जो ऑप्शन है वो बहुत कम हैं, यानी कि उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं वो खुदस्वार सीट से विधायक हैं। आजम खान चुनाव लड़ नहीं सकते। उनकी जो पत्नी है तंजीन फातिमा, वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन पर भी बहुत सारे मुकदमे हैं और मुकदमों की सुनवाई तेज़ी से चल रही है, तो एक रिस्क वो भी नहीं ले सकते। तो ऐसे में आजम खान किसको अपना समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाएंगे, सवाल मैनपुरी में भी बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी नेताजी की विरासत का मामला है। जैसा कि आदित्य यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ये परिवार का मामला है और चूंकि नेताजी की वो सीट है, ऐसे में पूरा परिवार एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। मनोज काका जी आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही सीटें आपके दल की हैं और ऐसे में आपके सामने चुनौती ये है कि ये किला कोई भेद ना पाए और बीजेपी इन दोनों सीटों को टारगेट के तौर पर लेकर चल रही है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब तो तारीखें सामने आ गई हैं? आज देश के निर्वाचन आयोग ने तारीखों का घोषणा किया है। 5 को चुनाव होगा और 8 तारीख को परिणाम आएंगे। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी
कि रामपुर में भी, और चूंकि वो नेताजी की कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि भी, तो पूज्य नेताजी के सीट पर वहाँ की जो पूरी जनमानस है मैनपुरी की, वो चाहे किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के एक एक लोगों के मन में पूज्य नेताजी के प्रति अथाह सम्मान और प्यार है, तो वहाँ कुछ कहना नहीं है। पार्टी बहुत जल्दी ही अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर देगी। और समाजवादी पार्टी की तैयारी के संबंध में जो आपके प्रश्न है, समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी हमेशा रखी है। अभी 2022 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, हमारे कार्यकर्ता, अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा था, उसके बाद नेताजी का दुर्भाग्यवश देहावसान हो गया, उससे कुछ हमारे लोग व्यथित जरूर हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में आज जो हालात है, डेंगू से आपने देख रहा होगा कि सहारनपुर से लेके प्रयागराज तक अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, लोगों को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप अराजकता का माहौल करें, गुंडागर्दी की बात करें, तो कल लखनऊ में एक बेटी के साथ बर्बरता करके उसकी लाश, वहीं सहारनपुर में क्या हुआ है आपने देखा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, तानाशाही चल रही है, सड़कें इस तरह से निर्माण हो रही हैं कि 34 करोड़ की सड़क बनती है और PWD मिनिस्टर उसे अंगुलियों से उधेड़ देते हैं। तो इस तरह का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। एक विश्वविद्यालय का एक VC एक मामले में 1 करोड़ 41 लाख रुपया घूस लेता है और सरकार के ही कुछ लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो इन सब सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कि हमेशा जमीन से, सड़क से लेकर, बिल्कुल, यानी कि जो भी जमीन पर आप लोगों ने देखा है वो मुद्दे आप लेकर जनता के बीच जाएंगे। अरुण पाठक जी, बीजेपी में तो इस वक्त किसी से भी बात करिए, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये कहते हैं कि अगर हम आजमगढ़ जीत सकते हैं, रामपुर जीत सकते हैं, तो मैनपुरी और जो ये बात हो रही है रामपुर की, ये भी हम जीत लेंगे। लेकिन जो बात मनोज काका जी कह रहे हैं वो सवाल भी समानांतर चल रहा है, तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस लड़ाई को? नहीं, उत्साह का कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे 14 का हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो या 22 के बाद के उपचुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना समर्थन दिया है और अपना सहयोग दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि उन लोगों को सत्ता पे नहीं आने देंगे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, उन लोगों को सत्ता में नहीं आने देंगे जो बाहुबलियों को और माफियाओं को संरक्षण देते थे, उन लोगों को नहीं आने देंगे जो तुष्टिकरण अपनाते थे, उन लोगों को नहीं आने देंगे जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते थे, उन लोगों को नहीं आने देंगे जिनके में थाने बिकते थे और कानून व्यवस्था पूरी तरह पंग हो गई थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको ठान लिया है और ठान ही नहीं लिया है, इसके कई बार समर्थन भी किया है। 2014 में लोकसभा चुनाव में किया, 17 में विधानसभा चुनाव में किया, 19 में फिर लोकसभा चुनाव में किया, 22 में फिर विधानसभा चुनाव में किया, विधानसभा चुनाव के बाद हुए लोकसभा के उपचुनाव में किया और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी एक सतत चलने वाली पूरी प्रक्रिया है, इसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता लगातार मेहनत करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं का हल करवाते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करवाते हैं। उन्हीं समस्याओं की बात तो मनोज काका ने कही कि अगर 34 करोड़ की सड़क को PWD मंत्री खुद उंगलियों से उखाड़ दें तो फिर तो ये भ्रष्टाचार ही हो गया, यही मुद्दा वो जनता से जाके कहेंगे। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ उसको दबाया नहीं गया है, उसको लाकर उसको आखिरी परिणाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये नहीं हो रहा कि उस पर लीपापोती हो रही हो। भ्रष्टाचार उसे कहते हैं जो गलत काम होने के बाद उसको छुपाया जाए, संरक्षण दिया जाए, और ऐसे माफियाओं को, ऐसे ठेकेदारों को हम उत्तर प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये करके दिखाया है। लगातार ये समाजवादी पार्टी के लोग 2014 से ये कहते आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता बार बार ये कह रही है कि नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें मोदी जी की सरकार चाहिए, हमें योगी जी की सरकार चाहिए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, हमें इस्तकबाल वाली सरकार चाहिए, हमें माफियाओं को जेल में पहुंचाने वाली सरकार चाहिए, हमें जो गुंडे हैं उनको इस प्रदेश से बाहर में खदेड़ने वाली सरकार चाहिए, हमें आएंगे मनोज सागर जी आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। विवेक, कई सारे गुंडों को आपने टिकट दिया, उनको सदन में भेज दिया। गुंडे तो आजकल भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई पोषण कर रहा है तो वो गुंडे कर रहे हैं। आपको पता नहीं है पूर्वांचल के कई सारे गुंडों को जाता है आपने MLC और MLA बना दिया। की जनता पर संदेह प्रदर्शित करने वाली बात होती है जब हम सबने देश की जनता पर ये निर्णय छोड़ दिया है कि वो किसको चुने। देश का सबसे बड़ा गुंडा गृह राज्य मंत्री आपके प्रधानमंत्री के कैबिनेट में है, जिसके बेटे ने देश के किसानों को कुचला, उसको आपने अपने कैबिनेट में रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि कौन गुंडा है,
कौन माफिया है, कहां से माफिया पलते थे, कहां से माफियों को ऑक्सीजन मिलती थी, कहां से माफियों को संरक्षण मिलता था। देश का बच्चा बच्चा जानता है, प्रदेश का बच्चा बच्चा इसको जानता है। और लगातार प्रदेश की जनता ने उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको दिशा दी है कि नहीं, आपको एक स्वच्छ राजनीति करनी पड़ेगी, एक अच्छी राजनीति। आप दोनों के पास आएंगे सर, क्योंकि सवाल दोनों तरफ से है। लेकिन विवेक, आपसे मेरा सवाल ये है कि मैनपुरी को लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या लखनऊ से कि मैनपुरी में कौन संभालेगा नेताजी की विरासत? 135 भाई बहनों को किसने मारा? आपके भ्रष्टाचार ने मारा है। जो गुजरात में अवधेश बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा हूं, एबीपी गंगा के दर्शकों को। मनोज जी, मैनपुरी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक भी पहुंचा रहे हैं। देखें तो सबसे बड़ी खबर ये है, जो हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा हैं वो खुद बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने आज बैठक की है उपचुनाव को लेकर, और मैनपुरी उपचुनाव के लिए 3 नाम भी आ गए हैं। 3 नाम आ गए विधायक जी। मैनपुरी में जहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक, धरतीपुत्र आदरणीय मुलायम सिंह जी सांसद थे, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हो गई है। वहाँ उपचुनाव की डेट आ गई है। समाजवादी पार्टी चुनाव वहाँ पर लड़ेगी और बड़े अंतर के साथ वहाँ पर पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। और ये अधिकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, वो प्रत्याशी चयन करने का काम करेंगे। जी 3 नामों में कौन कौन हो सकते हैं? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास वो नाम हैं, और बहुत जल्दी ही जो है वो आपको नाम मालूम हो जाएंगे, और बहुत जल्दी ही चुनाव कौन लड़ेगा जानकारी इसकी मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्षेत्र के और वहाँ के लोगों से बातचीत करी है, और बहुत शीघ्र वो निर्णय करेंगे। क्या शिवपाल सिंह यादव जी का नाम उस 3 नामों में शामिल है? कि ये तो कौन कौन से नाम हैं, ये समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हैं, और वो उन नामों में घोषणा करेंगे कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर सापा के जो चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव वहाँ पर जीतेंगे, बहुत भारी अंतर से वहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। तो अवधेश रविदास मल्होत्रा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और इन्होंने बता दिया है कि नाम आ चुके हैं। ये आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए 3 नाम तय किए गए हैं। नामों से पर्दा नहीं उठा रहे हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन 3 नाम आ चुके हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि वो वापसी के रास्ते देख रहे हैं और किसी बड़ी जिम्मेदारी कब तक ऐलान हो सकता है? क्या ये रविदास जी बताना चाह रहे हैं या नहीं बताना चाह रहे हैं? रविदास जी, हमारे एंकर अवधेश पूछ रहे हैं कि नामों का ऐलान कब तक हो सकता है? अगर 3 नाम है तो उसमें से एक नाम कब सामने आ सकता है? हो सकता है कि बहुत जल्दी ही वो नाम सामने आ जाएगा, और वो नाम सबकी सहमति से आएगा, और वो जो नाम आएगा वो निश्चित रूप से मैनपुरी का अगला सांसद होगा। मैनपुरी का अगला सांसद होगा। रविदास मल्होत्रा जी ने साफ कर दिया है कि नाम सामने आ चुके हैं, इनके सामने, अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, मीडिया के सामने नहीं आए हैं, समाज के सामने नहीं आए, लेकिन इनको मालूम है, रविदास मल्होत्रा जी को नाम मालूम है। ये नहीं बता रहे हैं। पार्टी का जो गाइडलाइन होती है, जो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से नाम जारी किए जाएंगे, और उन नामों पर आज मंथन भी किया है। कम से कम 3 घंटे तक अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बैठक करके अपने पदाधिकारियों के साथ, जिसमें रविदास मल्होत्रा जी भी शामिल थे, विधायक वो भी शामिल थे, मनोज पांडे भी शामिल थे, वो उन सबके साथ चर्चा किए, मंथन हुआ है, और उन नामों में से कौन सा एक नाम। विवेक, एक चीज और आपसे जानना चाहते हो, उबैदुर रहमान भी जुड़े हुए हमारे साथ रामपुर से, और वो कह रहे हैं कि रामपुर से कौन लड़ेगा ये तो आजम खान तय करेंगे। तो सब कुछ आजम पर छोड़ा गया है, या यहाँ चर्चा है कुछ लखनऊ में भी उन नामों को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। मल्होत्रा जी, ये बताइए कि लोकसभा उपचुनाव हो गया, लेकिन रामपुर का विधानसभा चुनाव भी है, उपचुनाव, तो उसमें क्या होगा? क्या वहां पर आजम खान ही तय करेंगे? निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब उसको तय करेंगे, क्योंकि आजम खान साहब वहां पर कई बार से लगातार वहां विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने 2019 में जो भाषण किया था उसके आधार पर जो है चुनाव आयोग ने उनको निलंबित करने का काम कराया है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रामपुर में भी समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम होगा। पिछली बार हार गए। वो चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव था, और उसमें आजम खान साहब जो थे वो बहुत अस्वस्थ थे, लेकिन ये चुनाव आजम खान साहब के
जो है निलंबित करने के बाद चुनाव हो रहा है, इसमें आजम खान साहब जो लड़ाएंगे जिस रूप से वो प्रत्याशी अगला विधायक होगा। तो रविदास मल्होत्रा जी ने साफ कर दिया है कि चुनाव चाहे कोई भी हो, लेकिन आजम खान को अगर सदस्यता उनकी चली गई है, लेकिन नाम वही तय करेंगे, यानी अखिलेश यादव की आजम खान साहब से बात होगी। बात होने के बाद वहां पर प्रत्याशी तय किया जाएगा कि उपचुनाव के विधानसभा उपचुनाव में कौन चेहरा होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। और निश्चित तौर पर जैसा रविदास मल्होत्रा जी ने कहा है, तो आजम खान चूंकि वहाँ की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए बिना उनकी सहमति और असहमति के कोई चेहरा तय नहीं किया जाएगा। ये दोनों तस्वीरें साफ हो गई हैं। मैनपुरी के लिए 3 नाम सामने आ चुके हैं और रामपुर के लिए आजम खान जिसको कहेंगे उसको ही टिकट मिलेगा। ये लगभग ये लब्बो लुआब है आज की बैठक का, जो अखिलेश यादव ने अपने पदाधिकारियों के साथ की है। ये उसका लब्बो लुआब है कि बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, जो रामपुर और आजमगढ़ में खो चुके हैं उपचुनाव में, उसको वापस हासिल करने के लिए बिल्कुल अब तारीखें आ गई हैं, तो सुरमा भी सामने आ जाएंगे मैदान में। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विवेक, उबैदुर रहमान, आप भी बने रहेगा। जाएंगे अरुण जी के पास, मनोज जी के। तो मैनपुरी उपचुनाव और रामपुर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन सब बीच तैयारियां भी चल रही हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, आपके पास आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से रामपुर और मैनपुरी गढ़ हैं सपा के, तो वो चीज़ दिख भी रही है। उनकी बैठक हो गई, तैयारियां पूरी हैं, नाम बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, रणनीति स्पष्ट है। और रविदास जी को भी आपने सुना, सीनियर नेता हैं, उनका भी आकलन अपना है। वो करें जीतेंगे नहीं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। तो भाजपा वहां पर क्या करेगी, अब वो आप बताइए। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी हर समय पूरी तैयारी के साथ रहती है, चुनावी मोड में रहती है। उसके कार्यकर्ता जन जन के बीच में हर समय उपलब्ध रहते हैं और किसी को भी खाली पुलाव पटाना, मुंगेरी लगा सपने देखना, इसके लिए वो फ्री है, वो कुछ भी देख सकता है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार का निर्णय कर रही है 2014 के बाद, उसके आधार पर ये मैं पूरी बलवत्तापूर्वक ये कह सकता हूँ कि आगामी जो परिणाम आएंगे रामपुर विधानसभा में और मैनपुरी लोकसभा में, वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत एकदम बदले हुए आएंगे और राष्ट्रवादी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। अभी गोला गोकरणनाथ का जो परिणाम कल आने वाला है, आप एक उदाहरण के रूप में देखिए कि एक हफ्ते पहले से ही हताश और निराश समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो स्टेटमेंट आए, वो ये बता रहे थे कि लेकिन अरुण जी, गोला और रामपुर मैनपुरी में फर्क है। बड़ी शिद्दत से ये बात कहना चाहता हूं। जी, रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा, जिसको लोग समाजवादी पार्टी के गढ़ कहते थे, उन गढ़ों का क्या हश्र हुआ है उपचुनाव में, ये सब आपने देखा है। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को बहुत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी समाजवादी पार्टी और लोहिया के कदमों पर चलते हुए उनको भारतीय जनता उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना प्यार दिया और उन्हें सरकार भी बनाई। परंतु आज के जो लोहियावादी हैं और तथाकथित समाजवादी हैं, ये लोहियावाद और समाजवाद से बहुत दूर हैं। इनका समाजवाद केवल कुछ लोगों के लिए है, इनका समाजवाद परिवार के लिए है, इनका समाजवाद कुछ ऐसे तुष्टिकरण के लिए है, इनका समाजवाद भ्रष्टाचार के लिए है, इनका समाजवाद मनोज जी जवाब ले लेते हैं। मनोज बांटने के लिए है, इनका अरुण जी कह रहे हैं कि बेरोजगारों जी, नेताजी जब तक उस सीट पर रहे तो अलग सम्मान था, लेकिन अब सपा के लिए वो थोड़ी मुश्किल की दौर रहेगा। मनोज जी, देखिए, पूज्य श्रद्धेय नेताजी के मुकाबले का नेता मैं समझता हूं कि समाजवादी विचारधारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भी जो प्रतिष्ठित संस्थान थे, नेताजी को समाजवादी विचार के लिए और समाजवादी व्यवहार व्यवहारित करने के लिए जो देश भर में जो हक के हाशिए पे जो तबका खड़ा था, उसको राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से उसको मेन मुख्य धारा में लाने का अगर किसी ने काम किया तो पूज्य नेताजी ने किया और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर इनसे पूछिए, मैं सवाल कर रहा हूं, अगर ये जवाब दे पाए कि एक VC 1,41,00,000 रुपए का एक प्रकरण में परीक्षा कराने वाली एजेंसी से भ्रष्टाचार किया और वो अभी जेल में नहीं गया है, उसको कब पकड़ा जाएगा? जब इनसे सवाल करेंगे। राम रहीम से जो बलात्कार का दोषी है, उसके सत्संग में जाकर के भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद लेती है, तो ऐसे लोगों से आप किसी तरह के शुचिता की उम्मीद नहीं कर सकते। इनसे आप पूछ देंगे कि उत्तर प्रदेश की सड़कें क्यों उखड़ जा रही हैं, तब जवाब नहीं है। इनसे पूछ देंगे कि 2 करोड़ का, अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 2 करोड़ के ठेके में मात्र 12 लाख का काम किया गया और गुजरात के 135 माताओं बहनों बच्चों को मौत के गाल में समा गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां उसकी जिम्मेदारी अवधेश जी लेंगे, ABP गंगा लेगा, विपक्ष लेगा, कौन लेगा? आप बताइए उत्तर प्रदेश में आज क्या हालात है। डेंगू से नए नौजवानों की जान जा रही है
प्रयागराज से लेके सहारनपुर में तो अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विपक्ष लेगा कि आप लेंगे? अरुण पाठक जी, उत्तर प्रदेश में आज किसानों और ये जो बातें मनोज काका कह रही है तो जनता भी देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। इसमें किसानों के पास खाद नहीं है, खाद की भयंकर कमी है, उसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा कि आप भी? उत्तर प्रदेश की जनता इसको देख रही है, इसलिए चुने 2014 में देखकर मोदी जी की सरकार बनाई, 2017 में देखकर योगी जी की सरकार बनाई, 2019 से फिर देखकर मोदी जी की सरकार बनाई, वही देखकर उसने 2022 में फिर योगी जी की सरकार बनाई, वही देखकर उसने रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। बार बार उत्तर प्रदेश की जनता का ये कहना है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये पूरा बल अपना पूरा जो शक्ति है इस बात लगा रखी है कि उन लोगों को कतई नहीं लाना जो लोहियावाला समाजवाद से दूर हो गए। समाजवाद केवल एक परिवार तक सीमित होता है, समाजवाद केवल बेरोजगारों को रोजगार न देने के लिए होता है, समाजवाद केवल 5 जिलों को बिजली देने के लिए होता है, समाजवाद बाहर का कोई निवेश नहीं ला पाता है, समाजवाद कानून को ठेका दिखाता है, समाजवाद थाने बिकवाता है। ऐसा समाजवाद उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए विकास, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए रोजगार, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए महिलाओं का संरक्षण, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए हर घर में बिजली, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए हर घर नल, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए माफियाओं रहित उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, तमाम मसले जनता से जुड़े हुए और उन पर बातचीत हो, उनका समाधान जरूरी है और निश्चित तौर से जनता वोट देने से पहले देखेगी। शुक्रिया आपका अरुण जी, मनोज जी आपका भी धन्यवाद, विवेक आपका भी धन्यवाद, उबैदुर रहमान आपका भी धन्यवाद जमीनी स्थिति को समझाने और बताने के लिए। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।